चलिए बालक, आज हम लोग बात करना है स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया है तो हेडिंग लिखिए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए बालक क्या करेंगे, हमें दो स्फेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या करते थे, दो प्लेट लेते थे और दोनों कैसे रखते थे, पैरेलल रखते थे। अब क्या करेंगे, अब स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमें दो स्फेयर की जरूरत पड़ेगी और दोनों स्फेयर जो होने चाहिए वो कंसेंट्रिक होने चाहिए। कंसेंट्रिक का मतलब होता है बालक कि एक ही केंद्र होना चाहिए उसका। ठीक है, सेंटर एक ही होना चाहिए दोनों का। जैसे ये एक स्फेयर है बालक, इसका कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं रेडियस क्या है, ए के बराबर है। अच्छा, कैपेसिटर में होता क्या है कि उस पर नेट चार्ज जीरो होता है, आप लोग पढ़े हैं। या मैं ये बोलूँ कि भाई एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है और इक्वल चार्ज होता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी यही काम होगा। अगर मैं मान लूँ कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक दूसरा स्फेयर और बनाते हैं। ठीक है, इसका भी सेंटर यही रहेगा, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, बी। अगर इस छोटे वाले स्फेयर पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो बड़े वाले क्या होगा, माइनस क्यू। अब ये बन गया बालक स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये इसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। ए क्या है बालक, छोटे वाले स्फेयर का रेडियस है, बी क्या है, बड़े वाले स्फेयर का रेडियस है। ठीक है, नीचे देखो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ठीक है, अगर उल्टा कर देंगे तब नेगेटिव आएगा तो क्या दिक्कत होगा। देखो कैपेसिटर हमारा या कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। आप कभी भी कैपेसिटेंस निकाल रहे हो, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो समझ लेना तुम्हारा गलत आ रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इसका कैपेसिटेंस यहाँ से निकालेंगे, नोट करो तुरंत। देखो बालक, अगर इसके बीच कोई मीडियम आ गया, ये दो हमारा कैपेसिटर है, अगर इनके बीच कोई मीडियम आ गया, ठीक है, ये तो इनके ये बीच तो गैप है पूरा, तो मान लेते हैं जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तब क्या कैपेसिटेंस हो जाएगा, मीडियम के लिए बालक हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यही होता है ना, एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा के का मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये मीडियम के लिए होता है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अगर कोई मीडियम आ जाता है दोनों स्फेयर के बीच में। एक बार तुम लोग पढ़े होगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड मतलब समझते हैं, अकेले। हिंदी में बालक बोलते हैं विलगित, पढ़े हो, विलगित संधारित, गोलीय संधारित, ऐसा कुछ। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या करते हैं बालक, इसमें एक सिंगल कैपेसिटर होता है, तो या सॉरी इसमें सिंगल स्फेयर होता है। ठीक है, सिंगल स्फेयर से हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं। अब सोचो हमारे पास कि कैपेसिटर बनाने के लिए तो हमें दो प्लेट चाहिए या दो स्फेयर चाहिए, तो सिंगल से कैसे बनेगा, सिंगल स्फेयर से कैसे बनेगा। अच्छा गुड, इसमें क्या करते हैं बालक, एक स्फेयर हमें पता रहेगा, ये मान लो एक स्फेयर है, मान लेते हैं इसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है,
अब हमें कैपेसिटर बनाने के लिए दूसरा स्फीयर चाहिए और, ठीक है। तो जो दूसरा स्फीयर होता है बालक, उसको कहीं इनफाइनाइट पे मानते हैं। कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एक कैपेसिटर बनाएगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। इसलिए उसका कैपेसिटेंस भी क्या होता है? निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सिर्फ इसी का निकालेंगे तो इसका बालक जो कैपेसिटेंस आएगा ये आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर, पढ़े हैं? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इसमें तुमसे पूछा जाता है, सिंपल से क्वेश्चन है मेरा, अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, अर्थ स्फेरिकल शेप का है, अब वो मतलब है अंडे के आकार का है, हम मान के चल रहे हैं कैसा है? स्फेरिकल शेप का है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना? ओ भाई क्या हो गया? अब देखो, अर्थ एक स्फेयर है, एक गोला है, प्लेनेट है, एक दूसरा प्लेनेट भी कहीं न कहीं होगा, मान ले कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हालांकि इनफाइनाइट नहीं होता है, फिर भी काफ़ी दूर होता है। इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में इतना सिर्फ मतलब है कि बहुत दूर है, ठीक है। ये मतलब एक खोजने निकल जाना, ठीक है। बहुत ढेर सारे प्लेनेट है, तो मान लो कि अर्थ एक खुद स्फेरिकल स्फेयर है, एक कहीं न कहीं दूसरा प्लेनेट होगा, ये उसके साथ मिलकर के एक कैपेसिटर बना रहा है जो कि बहुत दूर है, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? जीरो। चलो अब कहीं दूसरा इनफाइनाइट पे लोगे तो अर्थ एक कैसा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का काम करेगा क्या? अर्थ कैसा काम करेगा? एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बालक जो यहाँ स्मॉल आर लिए हैं, इसको अर्थ का रेडियस ले लें। अर्थ का रेडियस कितना? कितना? तो इस केस में बालक एक स्फेयर बनाते हैं, इसका रेडियस आर रहता है, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना बोले बालक? कितना होता है? क्या? किलोमीटर। 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसको मीटर में आप चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। फॉर्मूला वही लगाएंगे, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कैपिटल आर कर देना है। निकालोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना? की वैल्यू कितना? 1/9 × 10⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। आर रेडियस हमें पता है, ये पूरा वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, अभी थमो, छापना शुरू मत करो, इसको तो नोट कर लिए थे बालक ना? हाँ चलो बना लेना, फिर भी मैं छोड़ दिया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? ओ भाई पोटेंशियल खत्म हो चुका है। ये इस बार 12th में पास हो जाओगे? पता चला CVT तो निकल गया, 12th में फेल हो गए हैं। क्या बोले बालक? भाई जोर से बोला करो, धीरे से बोलते हो तुम लोग, गाली देते हो क्या? अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। अब तुमको मैंने एक फार्मूला बताया था कि C = Q/V, पढ़े हो क्या? ये फार्मूला पढ़े हो? अच्छा, यहाँ अगर मैं अर्थ की बात करूँ, ये वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो पूरा जब सॉल्व करेंगे बालक, ये आएगा 711 माइक्रोफैरेड आता है, ठीक है। 711 माइक्रोफैरेड आता है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर अर्थ का पोटेंशियल बालक अगर जीरो होता है, तब यहाँ से कैपेसिटेंस कितना आएगा? तुम्हारा काम है ये बताना इन दोनों में से कौन सही है, ठीक है। आज भर का पूरा टाइम ले लो, गूगल कर लो, यूट्यूब खोल लो, आप नेट यूज कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर मेरा तर्क गलत है तो बताना, क्या ये तरीका मेरा सही है? C = Q/V फार्मूला पढ़े हो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है,
तो अगर v की वैल्यू मैं 0 कर दूँ तो कैपेसिटेंस कितना आ गया अर्थ का, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर से अगर सॉल्व कर रहे हैं तब कितना आ रहा है, कुछ वैल्यू मिल रहा है, तब इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे नहीं, अभी हम बात नहीं करेंगे इस पर, कल बात करेंगे। आप लोग जाइए, सब कुछ पढ़िए, बुक पढ़िए, यूट्यूब खोलिए, गूगल करिए, आप मुझे बताइए कौन सा सही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, नोट करिए। मुझसे क्या मतलब है? आज रहने दो, अभी रहने दो, दिमाग मत चलाओ। पूरा 24 घंटा का टाइम दे रहे हैं दिमाग चलाने के लिए अभी। तुम्हें पता है 12th में क्या किया हो, बस नोट्स रटे हो, रट के जाके एग्ज़ाम दे आए हो। सही कह रहे हैं ना? जो भी नोट्स बनवाया गया होगा आपको या बनाए होगे, उसको रटे हो, जाके एग्ज़ाम दे आए हो। क्योंकि बोर्ड में तो पता होता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहले से पता होता है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर कर ले रहे हैं, ठीक है, अगर तुम 5 साल का प्रीवियस ईयर लगा जाओ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये सिंपल तरीका होता है। क्या बोला? किस बार बोर्ड में तुम लोग पूरा प्रीवियस ईयर कर गए थे? यस सर, 4 या 5 साल का किए थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन सेट में, फिजिक्स में एक क्वेश्चन सेट में। ऐसा है? क्लास के बाद आके मिलना हमसे। मैथ्स में बालक हम ये नहीं कह रहे हैं पूरी वैल्यू मैच करे, लेकिन कंसेप्ट मैच करता है, ठीक है, तरीका मैच करता है। सर नहीं किया इस बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा था कि जेईई एडवांस एग्जाम तुम लोग दे रहे थे। सर हम आपको दिखाएंगे, रुकिए सर, आप क्लास के बाद मिलिए। ठीक है, नोट हो गया? इसको मिटा दे बालक। चलिए कुछ अच्छी बातें पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें पक्का रहेगा। हम बात करेंगे बालक, जैसे मान लो कि हमारे पास n छोटे छोटे ड्रॉप हैं। n छोटे छोटे क्या है? ड्रॉप है, ऐसा समझो। मैं इसमें 4-5 पॉइंट दिखाऊंगा, इसमें से 1-2 पॉइंट पे क्वेश्चन तुम्हें जरूर पूछा जाएगा। n ड्रॉप है, ठीक है, कैपिटल n लेते हैं। मान लेते हैं कि सभी पे चार्ज बालक इक्वल है, प्लस क्यू चार्ज सब पे है। ये सभी के सभी ड्रॉप मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना होगा? n छोटे छोटे चार्ज है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ओए बालक इधर, ठीक है, सब पे, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज, सब पे चार्ज कितना है? क्यू है। ये मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए। तुम लोग पढ़े होगे, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े रहे होगे, सरफेस टेंशन पढ़े हैं, याद है कुछ? जो सरफेस टेंशन का अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा यूज है। तुम लोग खाना खाते हो, दाल खाते हो, दाल चावल। दाल अगर ठंडी होती है तो कैसा अच्छा लगता है? गर्म दाल अच्छी लगती है। दाल अगर गर्म हो तो अच्छी लगती है, ठंडी दाल अच्छी नहीं लगती है। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, टेस्ट के लिए नहीं, वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। कुछ भी तुम खा पी रहे हो उसमें सरफेस टेंशन लग रहा है। अब हमको मत देखो, ठीक है। वैसे तुम लोग उसमें पढ़ते रहोगे, छोटे छोटे ड्रॉप में मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएंगे, तो कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन होगा, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल अगर वो सब पढ़े होगे, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप है, ये मिल करके क्या बनाया है? बड़ा सा ड्रॉप। कपड़े धुलते हो, कपड़े धुलोगे, साबुन का बुलबुला बनता है बड़ा बड़ा, पहले छोटे छोटे रहते हैं, मिल करके बड़ा सा बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर बड़ा सा ड्रॉप बनाएगा बालक, तब ऐसा नहीं कि ये चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यही वाले सब मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए हैं। तो अगर इन सभी पे चार्ज क्यू है और कितने ड्रॉप है? n ड्रॉप है, तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो मान लो बालक इस पे चार्ज जो होगा वो कैपिटल क्यू होगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू होती है n इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है। इस पे जो भी चार्ज होगा, जितने ड्रॉप होंगे मल्टीप्लाई कर देना, बड़े वाले पे मिल जाएगा कितना चार्ज होगा। आगे चलें, मान लेते हैं ये जो ड्रॉप हैं छोटे छोटे, इनका कुछ न कुछ रेडियस भी होगा। मान लेते हैं इनका रेडियस बालक स्मॉल r है, और ये सभी मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए, तो इसका भी कुछ न कुछ रेडियस होगा।
तो इसका रेडियस कितना, बोलो जल्दी जल्दी भाई। तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना, ये होगा बालक n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। जैसे मैं पूछूं क्वेश्चन कि भाई 8 हमारे पास ड्रॉप हैं छोटे छोटे, कितने हैं 8, ठीक है, और सभी का रेडियस मान लेते हैं कि 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है। 8 ड्रॉप मिल करके, ये सभी 8 ड्रॉप मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएं, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना, फॉर्मूला लगाएंगे 8 के पावर 1/3 कितना, क्यूबिक रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट, बोले तो घनमूल, ठीक है बालक। 8 का क्यूबिक रूट कितना 2, ठीक है, और रेडियस कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना 4, तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना होगा 4 मीटर होगा। समझ पा रहे हो कैसे किया जा रहा है। ऐसे ही आगे चलते हैं, मान लेते हैं अब ये चार्ज है, तो ये अपना कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे छोटे हर एक ड्रॉप का, छोटे वाले ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड बालक मान लेते हैं, कितना मान लें, ई डैश मान लें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, छोटे छोटे ड्रॉप का कितना है, ई डैश है। अब मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, बोलो बालक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये भी n टू द पावर 1/3 इंटू ई डैश, ठीक है। आगे चलें, मान लो अब ये छोटा ड्रॉप है, सबका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। चलिए कैपेसिटेंस मान लेते हैं छोटे वाले ड्रॉप का, मान लेते हैं स्मॉल सी है, क्या है सी। अभी मिल करके बड़ा सा ड्रॉप बनाए, तो इसका कैपेसिटेंस कितना, अच्छा सी है, बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस मान लेते हैं कैपिटल सी होगा, ये भी होगा n टू द पावर 1/3 इंटू सी, ठीक है। और बताएं, मान लो छोटे छोटे ड्रॉप है, इनका पोटेंशियल मान लेते हैं बालक कितना है, स्मॉल v के बराबर है, स्मॉल v के बराबर है। ये मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएंगे, तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कहाँ लिखे, यहाँ मान लेते हैं कैपिटल V है, तो ये होता है n टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। तो केवल पोटेंशियल वाले केस में पावर में 2/3 होता है, बाकी समय क्या होते हैं 1/3 होता है। तो ये पूरा याद रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से, ठीक है। मतलब आपको छोटे ड्रॉप दिए रहेंगे, उसका आपको पोटेंशियल दिया रहेगा या कैपेसिटेंस दिया रहेगा, तो बड़े वाले ड्रॉप का पूछेगा। तो ये पूरा याद रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिठाए बालक, चले आगे। तुम लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, अभी बस 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हुए हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। आगे चले बालक, मिटा दे। आगे बात करते हैं थोड़ा सा शेयरिंग ऑफ चार्जेज। ठीक है, या कभी कभी पूछा जाता है कॉमन पोटेंशियल के नाम से, इसको कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो बालक होता क्या, मान लेते हैं हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं। कितने हैं? 2 कैपेसिटर हैं। दोनों को अलग अलग चार्ज करिए। इस पे पोटेंशियल मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1। एक दूसरा कैपेसिटर लीजिए C2, इसको इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना? V2। ऐसा मान लेते हैं। इसको अलग अलग पोटेंशियल से हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? मान लेते हैं Q1 के बराबर आया। Q1 की वैल्यू होगा कितना? C1 V1, यही होगा। इस पे कितना चार्ज होगा? C2। ठीक है, अब इसको मिटा दें। अब मान लेते हैं कि जब बालक ये हम पोटेंशियल लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, बोले तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद हम कितना भी बैटरी लगा दें, ये चार्ज होगा? नहीं होगा, मैक्सिमम चार्ज है। तो इसको पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद क्या करो? बैटरी को हटा दो। बैटरी को क्या करिए? हटा दीजिए। बैटरी को हटाने के बाद दोनों कैपेसिटर को एक साथ जोड़ दीजिए। कैसे? ये C1 है और ये क्या है? C2। तो क्या होगा? अच्छा देखो, ये भी फुल्ली चार्ज है, ये भी फुल्ली चार्ज है। अच्छा, दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटी ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता हो और इसका कम हो क्षमता। लेकिन जब हम उसके बाद अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफ़र होने लगेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर इस पे चार्ज ज़्यादा है, इस पे कम है, तो C1 से C2 पे चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। कब तक आएंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तुरंत चार्ज का ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो दोनों में बालक किसी टाइम पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर होगा। मान लेते हैं कितना? V। इसी को बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमको ये जानना है। ठीक है, तो छोटा सा पॉइंट देखते हैं बालक। टोटल चार्ज निकालते हैं बिफोर शेयरिंग। आपको पता है चार्ज जो होता है वो हमारा कंजर्व होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। तो बात करेंगे बालक, तुमको नींद आ रही है क्या? आंखें तुम्हारी वैसी है नहीं है? धीरे धीरे बंद हो रही हैं आंखें। ठीक है, सॉरी। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब देखो बालक, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग होगा कितना? मान लेते हैं Q1 है अगर, तो Q1 कितना? इन दोनों के सम के बराबर होगा। अभी अलग अलग है तो बिफोर शेयरिंग की बात की है। तो Q1 प्लस Q2। Q1 है कितना? C1 V1 प्लस, सही है। अच्छा, टोटल चार्ज अगर ये है तो जब हम शेयरिंग की बात कर दिए हैं तब भी टोटल चार्ज कितना है? इतना ही होना चाहिए, क्योंकि चार्ज हमारा क्या होता है? कंजर्व होता है। तो अब आगे बात करते हैं टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। मान लेते हैं Q2, तो ये किसके बराबर होगा बालक? बताओ, इस पे कितना चार्ज? C1 V के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल तो कॉमन पोटेंशियल तो V हो चुका है, और प्लस C2 V कॉमन ले लेके V, क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 इंटू V। अब हमको पता है कि चार्ज हमारा क्या होता है? कंजर्व होता है। क्या दोनों चार्ज बराबर होंगे? दोनों चार्ज बराबर करिए। जब बराबर करेंगे तो V की वैल्यू मिलेगा बालक
V की वैल्यू मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोला जाता है? कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। अब इन सभी प्रोसेस में कुछ न कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो कितनी एनर्जी की लॉस हुई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको फटाक से नोट करो तुरंत। क्या हो गया बालक? जाइए। तुम क्यों जा रहे हो तब? छोड़ने जा रहे हो? ये तो वही वाला, ऐसा नहीं घर पे लोग आते हैं, ढेर सारे कुछ फंक्शन रहता है तो पूरा घर जाता है छोड़ने रोड तक। क्या बालक? हाँ, फिर बाहर बात करते करते ऐसे मतलब। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तुम लोग भी करते होगे तब? जब तक पैसा नहीं मिला तब जाना नहीं है। तब बालक कुछ मिला? चलिए, हो गया बालक? जल्दी नोट करिए। अच्छा, टेस्ट देने तुम सभी लोग नहीं आते हो? क्यों सब लोग नहीं आते हो टेस्ट देने? अभी मैं अटेंडेंस देख रहा था तो बहुत कम लोग हैं टेस्ट वाले में भी। टेस्ट दिया करो बालक, टेस्ट दीजिए। सही बात है, लेकिन कड़वी बात है कि उससे आपकी औकात पता चलती है, ठीक है, कि कहाँ पे हो तुम लोग और कितना पढ़ रहे हो। और हमें भी पता चलता है तुम लोग जो बोलते हो हाँ पढ़ रहे हैं ना, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि तुम सही बोलते हो गलत बोलते हो। नंबर ही नहीं आ रहा। तो नंबर नहीं आता, पढ़ोगे तब तो नंबर आएंगे ना, बिना पढ़े नंबर आ जाएंगे। सोचो, मतलब अभी टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये तब ये दिक्कत है। अगर पूरे फुल सिलेबस का होगा तब क्या होगा? तो और गए फिर तो। तुम्हें तो बोला था ना, सबसे पहला काम ये करिए कि माइनस मार्किंग पे कंट्रोल करिए, उसको 0 करो। सॉल्व करने आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं कैसे। मैच भी कर जाता होगा, तो फिर जाहिर सी बात है तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो सॉल्व करने में। मैथ से हो ना, मैथ वालों का कैलकुलेशन तो मतलब इतना गलत होता है, कुछ भी दिमाग लगाते हैं। कभी मैं सोचता हूँ पाइथागोरस होते तो वो दोबारा जिंदा होकर मर गए होते। हो गया बालक? चलिए आगे बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए बालक, इन दोनों प्रोसेस में जैसे अभी बिफोर शेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ एनर्जी होगा। कितना एनर्जी होगा इसका? हाफ CV² या हाफ C1V1²। इसके पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ C2V2², ठीक है। अब जब यहाँ पे आए चार्ज का शेयरिंग हुआ, ठीक है, तो उस केस में बालक कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है जब यहाँ से यहाँ आते हैं हम लोग तो, ठीक है। पहले एनर्जी ज़्यादा होता है, बाद में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जब ये वायर से हमारा चार्ज आएगा तो कुछ न कुछ जो वायर है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पूरे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। इस वजह से क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो मान लेते हैं बालक, इस केस में टोटल एनर्जी मान लेते हैं E1 है। टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितना है? E1 है। मैं लिखूंगा नहीं कितना है, ठीक है, समझ रहे हो कितना? हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² के बराबर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, मान लेते हैं इसके बाद टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग मान लेते हैं कितना एनर्जी है? E2 है। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्यों मिटा दिया मैं यार? मान लेते हैं लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा E है, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2।
लॉस हुआ है तो पहले ज़्यादा होगा, बाद में कम हो जाएगा, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस किया है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा गया है बालक, E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू पता है, E2 वहाँ से निकालेंगे, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, वैल्यू पूरा पुट करेंगे तो जो लॉस ऑफ एनर्जी आता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये लॉस ऑफ एनर्जी आता है। और इस पर डायरेक्ट फार्मूले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सभी फार्मूले पे डायरेक्ट आते हैं। आपको ये पूरा वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, और कितनी एनर्जी का लॉस होगा आपसे पूछ लेगा जब शेयरिंग होगा तो। ठीक है, तो आप फटाफट यहाँ से निकाल के बताएंगे। तो ये फार्मूला याद रखना। अब जाके कैपेसिटर खत्म। और कैपेसिटर के किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट होगा तो आप आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे इसके आगे हम स्टार्ट करने चल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करो वाला तो क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। वो असाइनमेंट में जाएगा। चलें मिटा दें। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए पहले बात करेंगे वाला इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फटाफट पढ़ो, रुकने का समय नहीं है। कह रहे रुकने का समय नहीं है। बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, तो कुछ भी चीज़ फ्लो करती है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा होता है, पढ़े हो तुम लोग। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट को बालक हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, या करंट इज इक्वल टू पढ़े होगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, यूनिट बताओ, यूनिट हैं जूल पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, या इसे क्या बोला जाता है एम्पियर। और इसको किसे डिनोट करेंगे, ए से। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला बीमीय सूत्र। अब इसको मिटा दे बालक। ओ भाई कितना, ए होगा, बस खत्म। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है या नहीं? फंडामेंटल समझ रहे हो, मूल राशियां, जिसको मूल राशि बोला जाता है। कितनी होती है कुल, याद है सभी को? चलो अच्छी बात है, पूछेंगे नहीं। एक चीज़ देखो बालक, मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर बालक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम सुने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, है कौन ये फ्री इलेक्ट्रॉन? कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, किसके? मेटल, उसका कुछ नाम होता है। ये क्या मटेरियल मेटल किए जा रहे हो जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? एटम। ठीक है, किसी भी एटम की बात करते हैं बालक, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो एक बालक होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। आप पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो एक मान लो पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लग रहा होगा, सबसे जो इनर ऑर्बिट में है, सबसे कम किस पे लग रहा होगा, आउटर ऑर्बिट में। इस पे फोर्स कम लगता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एटम को छोड़ करके निकल जाता है, फ्री हो जाता है कहीं भी घूमने फिरने के लिए। इसी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये तो एक एटम से निकले हैं, मान लेते हैं इसके अंदर n एटम है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने एटम है, n एटम अगर हैं, तो इसके अंदर से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो हम मान लेते हैं इसके अंदर क्या है बालक, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कहीं भी इधर उधर जिग जैग मोशन कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई रैंडम मोशन कुछ इस तरीके से करते रहते हैं। ठीक है, ये रैंडम मोशन कर रहा है। बता सकते हो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने चार्ज, Ne कितने चार्ज होंगे बालक, Ne के बराबर। अब जैसे इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, होगा क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन मूव करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे बालक, सर्किट में करंट फ्लो होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही तो लोग बोलते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज ना बोल करके और अच्छे से अगर बोलना है तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलिए, और अच्छे से इसका डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अगर एक फार्मूला में और लिखना चाहूँ करंट का, तो चार्ज इक्वल टू एनी पढ़ लिए हैं आप। ठीक है, तो Ne/T भी लिख सकते हैं क्या, ये भी लिखा जा सकता है। और इस जो अगर बालक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट का क्या डायरेक्शन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, कहीं इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ये बात याद रखिए, तब इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तुरंत फॉर्मूला लिखो, कुछ और चीज़ बताते हैं। और इसको हटा देते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो बालक, इसी फार्मूले को और क्या लिखा जा सकता है, एक नाम आता है इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको बोलते हैं ताक्षणिक धारा। हिंदी में ताक्षणिक बोला जाता है, नाम सुने हो। इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो I = लिखते हैं बालक dq/dt। मतलब अगर हम चार्ज को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन आता है, नहीं आता है, अभी पूछ देंगे, नहीं बता पाओगे, रुको पूछते हैं। ठीक है, चार्ज को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, करंट। और बालक अगर हम ग्राफ की बात करें, जैसे अगर हमको चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ दिया है, कोई भी कुछ इस तरीके से ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है ये। ठीक है, अब आपसे करंट पूछे तो क्या करोगे, स्लोप निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, ये बात याद रखना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। देखो इंटीग्रेशन तुम पढ़ एरिया निकालते होगे अगर मैथ से हो तो, ठीक है, पढ़े रहे होगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या, स्लोप। बालक होता है ढलान, जिसको क्या बोला जाता है, ये tan थीटा के बराबर होगा अगर ये थीटा हुआ तो। ठीक है, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ अच्छे से। अब स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन, किसके बीच होना चाहिए, Q एंड
टी के बीच लेकिन ग्राफ होना चाहिए। चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ हुआ तो उस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा हमको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट या ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक लिख लोगे? चलो मैं देखूँ अच्छा लिख पा रहा हूँ। सही है, गलत हो गया? वह ऐसे ही करते हैं ना, आधा तो थोड़ा रहेगा। ठीक है, लिख लोगे ना? गुड, लिख लेना। हो गया? इसी फार्मूले देखो, और अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं? इसको मिटा दे बालक, बोलो हाँ। नहीं, ग्राफ नहीं मिटा रहे हैं। इसी को देखो, अगर लिखना चाहूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई डी टी लिख सकते हैं क्या? देखो, अगर चार्ज पूछ लिया तब क्या करेंगे? अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, इंटीग्रेशन आई डी टी। अब देखो, अब ग्राफ बनाओ। अब किसके बीच बनाओगे? करंट और टाइम के बीच। अगर बालक हमको करंट और टाइम के बीच कोई भी ग्राफ दिया है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किया गया। इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया। तो इस ग्राफ का यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया होगा वो हमको क्या बताएगा? चार्ज बताएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन, किसके बीच होना चाहिए ग्राफ? करंट एंड टाइम। ठीक है, अगर चार्ज पूछेगा, करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया रहेगा तो उस ग्राफ का जो भी एरिया होगा आप निकाल लेंगे। एरिया आपको याद होना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बालक? हैं? क्या क्या? अच्छा चलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल तब क्या करोगे? अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा तब? सुनो, कुछ भी होए, हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है? वो जो तुम भी फार्मूला पढ़ते होगे बालक, ठीक है, जो पढ़े हो वो बेस तो वही होता है, इसी से निकाला जाता है उसको, ठीक है? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है? इसमें रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, ठीक है? लंबाई गुण चौड़ाई, ठीक है? स्क्वायर हुआ तब साइड स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। ग्राफ कैसा भी हो सकता है ना, किसी भी शेप का हो सकता है। ट्रायंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगल का मतलब होता है बालक आयत। हो गया? खत्म इलेक्ट्रिक करंट। अबे नया चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट खत्म हुआ है, टॉपिक खत्म हुआ है। आगे बात करते हैं बालक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाम सुने हो? हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग, यही बोलते हैं, ठीक है? चलो बताओ तो क्या होता है? क्या होता है अनुगमन वेग? नहीं, होता क्या है हम ये जानना चाह रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? अनुगमन वेग, इसको मिटा दे बालक। एवरेज निकालते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस पर बोर्ड में पक्का आ रहा होगा। तब बताओ क्या लिखे बालक, क्या लिखे तब आया तो? क्या लिखे किए कि नहीं उसको, उस क्वेश्चन को? कौन सी 18वीं सदी में? अभी कितना, 1 महीना हुआ होगा एग्जाम दे के आए हुए तुम लोगों को? ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ बोलो बालक। हाँ ठीक है, देखो अभी बालक इसलिए डायग्राम नहीं मिटाया, समझो। यहाँ पे कंडक्टर हमारे पास एक है, ठीक है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अभी बालक समझो कि अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किए, मान लो बैटरी हटा दो, बाद में हमें लगाना है इसलिए मिटाऊंगा नहीं, लेकिन अभी आप मान के चलेंगे कि बैटरी हमने नहीं लगाया है। तो हो क्या रहा है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इधर उधर मोशन कर रहे हैं अपना मस्त, ठीक है। अब क्या करो, बैटरी से कनेक्ट करो। बैटरी से बालक जैसे ही कनेक्ट करोगे, ये पॉजिटिव निगेटिव, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जब ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा क्या, पॉजिटिव से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो जिगजैग मोशन कर रहे थे, अब होगा क्या, वो सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना शुरू करेंगे, ठीक है। किधर, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, किधर जाएगा, इधर मुड़ जाएगा क्या। अब देखो ये जा रहा था इधर, तुरंत इधर नहीं मुड़ जाएगा, ये कुछ ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। मुड़ने को बोलते हैं ड्रिफ्ट करने लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कहीं इधर जा रहा है तो वो किधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, कहीं इस डायरेक्शन में। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बालक मुड़ना, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगेंगे। अब ये इधर जा रहा है तो किधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है तो किधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, इस डायरेक्शन। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो ड्रिफ्ट होने के बाद, ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को बोला जाता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट नाम कहाँ से आया, समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मुड़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसको क्या बोला जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं, मुड़ना होता है। तो इलेक्ट्रॉन मान ले जा रहा है इधर, जाना है इधर, तो मुड़ेंगे, तो मुड़ेंगे, या बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट कर गए, ठीक है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, ड्रिफ्ट कर गए दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अब सभी का एवरेज वेलोसिटी निकाला जाएगा, उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनों का एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो पहले बताइए एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, कितना पढ़े थे एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, QE/m पढ़े थे, याद है। अरे भाई QE/m पढ़े हो, यही पढ़े थे, वही अब बाई एम किए हो, F की वैल्यू QE होता है। लेकिन अब यहाँ जो चार्ज है किसके बराबर है, E के बराबर है ना। अब इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गए, तो इसके यहाँ लिखा जाएगा E/m। हालांकि इसको माइनस में लिखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या ऐसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। या और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहो बालक वेक्टर के टर्म में, तो इसको लिखा जाएगा E/m माइनस। यहाँ माइनस साइन का मतलब ये होता है बालक कि जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। देखो हो रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रॉन सबके सब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं। माइनस का मतलब ये होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करो, हैं कौन बोला भाई, हाँ बोलिए बालक, क्या बोले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप ये पढ़े हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप पढ़े हैं बालक V/t, ऐसा लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया है, ठीक है। टाइम की बात करते हैं बालक। अब देखो एक चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है कहीं इधर जा रहा है, अब इसको ड्रिफ्ट होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत अप्लाई किया तुरंत मुड़ गए, ऐसे जा कर के ऐसे होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। पहले इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में टाइम T1 लगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में टाइम T2 लगा, ठीक है। तो इनका हम एवरेज टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज टाइम। तो पहले जो एवरेज टाइम होता है इसको टाउ से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं वाला, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है, हाँ रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn अपॉन n। तो यहाँ जो टाइम लगेगा वाला, कौन सा टाइम लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमको ये बताता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बालक कोलाइड कर रहे थे एक दूसरे से,
तो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, उन सभी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का जो भी एवरेज टाइम होगा उसे क्या बोला जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है। तो यहाँ टी की जगह क्या लिखना है? टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख रहे हैं वी डी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाउ, सही है। सॉरी, एक्सेलरेशन रहेगा, सही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है क्या? कितना? माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वी डी इज इक्वल टू माइनस साइन हटा दीजिए, ई बाई एम इंटू टाउ। माइनस साइन, यहाँ देखो माइनस साइन हमको ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन सबके सब इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, सब लोग अपने फॉर्म का करेक्शन भी करा लिए? क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया, 1 से 3 ही था। ओए, सब लोग फॉर्म भरे हो ना? ठीक है। तुम्हारा कौन लड़की जेई की फॉर्म दे रही थी? जेई के एग्जाम कौन कौन दे रहे हैं? कब है तुम लोग पेपर बालक? 15, लास्ट 15 है फिर हमको लग रहा है। तुम्हारा कब पड़ा है बालक? तुम दे रहे हो? 11 का तुम्हारा भी है, 11 का तुम्हारा भी है, ठीक है। कहाँ गया सेंटर? अच्छा, वही डेट आया है, ठीक है। जाओ तो मस्त बिंदास पेपर देना। तुम लोग कुछ मत करना, केवल क्लास 12 का जो सिलेबस है एक बार पढ़े हो उसी को एक बार रिवाइज करके जाना, ठीक है। बस उतने पढ़ के जाना और गलती मत करना। ये सोचना कि अगर तुम 20 क्वेश्चन भी अगर सही से कर दिए 75 में से तो तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। जेईई में एडमिशन लेना बहुत टफ काम नहीं होता, बहुत आसान होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, डरते नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सोचेंगे 10-20 क्वेश्चन तो होगा क्या, ठीक है, सोचते और करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हो, जैसे कभी कभी मान लो तुम लोग गए, चले जेईई की बात करें, मान लो तुम्हें 10 क्वेश्चन आ रहा है केवल, इतना तो पता है कि 10 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो नहीं होना है तो तुक्का मारो, क्या पता हो जाए, क्योंकि होना ऐसे भी नहीं है, तुक्का मार देंगे तो वैसे भी कौन सा होना है, क्या पता गलती से हो जाए। मेरा एक दोस्त है, पहले जेईई मेंस हमारे टाइम में AIEEE के नाम से होता था, ठीक है। तो और जेईई IIT जेईई का पेपर अलग से होता था। ऐसे मेरा एक दोस्त था, सोचो वो पूरा क्वेश्चन में तुक्का मार के आया था, उसका 100th रैंक आया था, मतलब 100 रैंक थी उसकी AIEEE में, और उसको IIIT इलाहाबाद मिला था। लेकिन अब ये तुक्का मार के जाएंगे तो कितना जाएंगे, फर्स्ट ईयर में लड़का फेल हो गया, नहीं तो फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, फिर वापस आ गया। अभी वो टेंट का दुकान है उसका, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, अगर मान लेते सिलेक्शन पता है नहीं होना है, ठीक है, तो फिर किस्मत आजमाओ, ठीक हो गया। किस्मत बेकार होती ही है, किसकी अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती है। किस्मत बनती है मेहनत करने से, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे किस्मत उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। और हमारे भी हाथों पे ये देख रहे हो, पता है क्या, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी लकीरें पता नहीं चल रही है, इस पर तुम लोगों की लकीरें लिखी हैं, ये बात पता है कि नहीं। हमारे एक टीचर के हाथ पे जो लकीरें होती हैं वो बच्चों की लकीरें होती हैं, ठीक है।
इसलिए टीचरों से बच के रहना चाहिए, बहुत परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक। तो लकीर इधर उधर घुमा दिए तो गए तुम। इसको मिटाए, मिटा दो बालक, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक करंट देखो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में पढ़ना है, ठीक है। हालांकि करंट पढ़े थे हम लोग, वो तो चार्ज के टर्म में था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में एक था बालक, याद है क्या? NEAVD, बस बस, ठीक है। I इज इक्वल टू NEAVD। N क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम। केवल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। इसके 1 मीटर क्यूब में, यही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है? N इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और E पता है, E पे चार्ज, E क्या होता है बालक? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन। इसका देखो क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, ठीक है। VD पता है क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अब आओ थोड़ा काम की बात करते हैं। तो देखो बालक, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? VD के। मतलब अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। आगे चलें, पक्का चला जाए? चलिए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, बिटा दे। नहीं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।